सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक के लिए 75 प्रश्न सामान्य अध्ययन से और 75 प्रश्न डीएलएड विषय से होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि गलत आंसर देने पर भी ये नंबर कटेगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? जी हाँ दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का जो राज स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। जी हाँ, सैयद वंश का। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? जी हाँ, कौन से सुल्तान के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक के दरबार में। जी हाँ, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम था। गुलाम की संख्या 1,80,000 था। जी हाँ, फिरोज शाह के दरबार में 1,80,000 गुलाम था। नेक्स्ट है तीसरा। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? जी हाँ, सबसे ज़्यादा समय तक शासन कौन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। ये अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, ये सभी से ज़्यादा समय तक शासन किया मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 4 नंबर का। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जी हाँ दोस्तों, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैशाली में। जी हाँ, शिशुनाग अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का। चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? जी हाँ, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा हुआ खारवेल, वह किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, कलिंग क्षेत्र से था। जी हाँ दोस्तों, चेदी जो था वह कलिंग क्षेत्र से था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिंग। नेक्स्ट है 6 नंबर का। अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? जी हाँ, अकबर अपना दरबारी कवि किसको नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मियाँ तानसेन को। जी हाँ, तानसेन अकबर के दरबार के दरबारी कवि थे, और यह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है ये 7 नंबर का। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया, वह किस वंश का शासक था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल वंश का। जी हाँ, अकबर मुगल वंश का शासक था। नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? जी हाँ, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में हुआ था प्रथम अधिवेशन, और यह 1912 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, 1912 ईस्वी में पटना में हुआ था। नेक्स्ट है ये 9 नंबर का। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकनायक। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 10 नंबर का। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? जी हाँ, किस अधिनियम के बारे में ऐसा जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। जी हाँ, 1935 के अधिनियम के बारे में ही जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है 11 नंबर का।
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? जी नीचे जो दिया गया है, जतीन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, कल्पना दत्त, इनमें से किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजगुरु को। जी हाँ, राजगुरु को ही भगत सिंह और सुखदेव सिंह के साथ ये राजगुरु को भी फांसी की सज़ा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। या 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों को फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? जी हाँ, निम्नलिखित में से भारत का पहला वायसराय कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 13 नंबर का, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? जी हाँ, कितने दिन दांडी यात्रा चली गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 दिन। जी हाँ, 24 दिन चलने के बाद महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी नामक स्थान पर पहुँचे थे और वहाँ पर पहुँचने के बाद नमक कानून जो बना था वो नमक कानून का उल्लंघन किए थे, नमक कानून तोड़ करके, और गांधी जी नमक बनाए थे। नेक्स्ट है 14 नंबर का, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है? जी हाँ, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी कहे थे कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्रधान शिक्षक की तैयारी अगर कर रहे हैं, प्रधान शिक्षक की अगर परीक्षा दे रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न कि एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में, 29 फुटबॉल टीम में, 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? इस प्रकार के प्रश्न का आंसर जो होगा, तो यहाँ देखिए क्या होता है कि यहाँ कहा जा रहा है कि फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले 12 हैं। जी हाँ, फुटबॉल और इस प्रकार का इसमें ग्राफ बनेगा। जी हाँ, ये ग्राफ बनेगा इस टाइप का, और ये 5 हॉकी, 3 बास्केटबॉल, जी हाँ, H फॉर हॉकी, B फॉर बास्केटबॉल, और 10 जो है ये फुटबॉल है, फॉर फुटबॉल। इसमें से 6 और 7, यहाँ 8 और यहाँ 9। जी हाँ, इस प्रकार से हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी है। तो इसमें से कहा जा रहा है कि कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। जहाँ फुटबॉल केवल कितने खेलते हैं, तो यहाँ देखिए फुटबॉल के लिए, केवल फुटबॉल के लिए 10 गो है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 16 नंबर का, 1937 में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकारें थी? जब 1937 में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकारें थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 राज्यों में। जी हाँ, 5 राज्यों में। नेक्स्ट है 17 नंबर का, 17 नंबर का प्रश्न है कि नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत युग्म को छाटिए। इसमें से गलत युग्म कौन सा है, इसी को छाटना है। तो दोस्तों यहाँ पे गलत जो है वह है ऑप्शन ए। यहाँ लिखा गया रानी लक्ष्मीबाई का जो क्षेत्र था वह इंदौर था, जो कि गलत है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई इंदौर नहीं, जबकि वो झांसी की रानी थी और झांसी से वो लड़ रही थी। जी हाँ, तो इसका ये ऑप्शन ए गलत है। खान बहादुर खान रुहेलखंड, वीर कुंवर सिंह शाहाबाद, नाना साहब कानपुर, तो ये सभी खान बहादुर खान रुहेलखंड से लड़ रहे थे, वीर कुंवर सिंह शाहाबाद से, नाना साहब कानपुर से।
जबकि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। और यहाँ कह रहा है गलत युग्म को चुनिए, तो गलत युग्म ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? जी हाँ, कौन से नेता थे जो अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत की इतिहास को लिख डाले थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वीर सावरकर। नेक्स्ट है 19 नंबर का, लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AC वाडिया। जी हाँ, AC वाडिया। नेक्स्ट है 20 नंबर का, निम्न में से कौन सा युग्म अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता सिद्ध करता है? जी हाँ, अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता सिद्ध करता है, वह कौन सा युद्ध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वांडी वास का युद्ध। जी हाँ, वांडी वास का युद्ध लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में वांडी वास का युद्ध लड़ा गया था, और यह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, जिसमें से अंग्रेज जो था वो जीत गया था और ये फ्रांसीसी को बुरी तरह से हरा दिया था। उसी समय से अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता सिद्ध कर लिया था। नेक्स्ट है 21 नंबर का, मेरियाना खाई कहाँ है? जी हाँ, मेरियाना खाई कहाँ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में है, और यह सबसे गहरी खाई है। जी हाँ, प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है 22 नंबर का, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? जी हाँ, कौन सी महासागरीय धारा है जो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरू धारा। जी हाँ, पेरू धारा। नेक्स्ट है 23 नंबर का, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। बहिर्विष्ट भूमि कौन सी कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीप। जी हाँ, प्रायद्वीप। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूबा को कहा जाता है। जी हाँ, क्यूबा जहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, और गन्ना का उत्पादन होता है तो चीनी भी ज़्यादा क्यूबा में बनाई जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि चीनी का कटोरा। ऑप्शन ए, क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम जाएगी? तो दोस्तों इस प्रकार के रीजनिंग का भी प्रश्न आ जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी? तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि घड़ी की सुई जो घूमती है वो 360 डिग्री घूमती है, 360, और यह 12 बजे शुरू हुई, तो कहता है इसको 12:10 में कितने घूमेगी? तो 31/6 से इसको गुना करेंगे, जब इसको कट करेंगे तो यहाँ आएगा 155 डिग्री। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 155 डिग्री। नेक्स्ट है 26 नंबर का प्रश्न है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। जी हाँ, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? जी हाँ, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा जिला स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किन्नौर जिला। जी हाँ, किन्नौर जिला जो है हिमाचल प्रदेश के 12 जिला में से एक है, और यह जो है यह चीन की सीमा से यह लगती है, किन्नौर। नेक्स्ट है 28 नंबर का, भारत का सबसे दक्षिण में स्थल कौन सा है?
भारत का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। जी हाँ, इंदिरा पॉइंट। और दोस्तों भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। जी हाँ, इंदिरा कॉल कहा जाता है। और दक्षिण का जो सबसे दक्षिणी बिंदु उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 29 नंबर का, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? जी हाँ, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोंकण तट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कोंकण तट कहा जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर का प्रश्न है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नल्ला मलाई पहाड़ियाँ जो स्थित है वह है आंध्र प्रदेश में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 31 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? जी हाँ, कोयला भंडार के लिए सबसे ज़्यादा समृद्ध कौन सा क्षेत्र है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर घाटी क्षेत्र। जी हाँ, दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? जी हाँ, कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। जी हाँ, एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध कोयला है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। जी हाँ, 80 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा होती है, और जिसमें जितना कार्बन की प्रतिशत ज़्यादा होती है वह कोयला उतना ही ज़्यादा शुद्ध होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर का, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? जी हाँ, किस कारण काफ़ी कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयले और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। जी हाँ, कोयला और लोहा दोनों एक ही क्षेत्र में पाया जाता है, इस कारण से लोहा के उत्पादन में अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ कम लागत लगता है। नेक्स्ट है 34 नंबर का, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा का कौन सा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा। जी हाँ, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा जो है गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण है। जी हाँ, प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट है 35 नंबर का, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? जी हाँ, आंध्र प्रदेश और तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल क्षेत्र कहते हैं। जी हाँ, कोरोमंडल। नेक्स्ट है 36 नंबर का प्रश्न, मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में। इस संकल्पना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपभोक्ता प्रभुत्व कहते हैं। जी हाँ, उपभोक्ता प्रभुत्व। नेक्स्ट है 37 नंबर का, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है? जी हाँ, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। जी हाँ, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि को ही मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न करना कहते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर का प्रश्न, वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया था? वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वीएटी, वैट वैल्यू एडेड टैक्स होता है, एक प्रकार का कर है। तो ये वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस में लागू किया गया था। जी हाँ, फ्रांस में लागू किया गया था 10 अप्रैल 1954 ईस्वी में। 10 अप्रैल 1954 में वैट लागू किया गया था पहली बार फ्रांस में। नेक्स्ट है 39 नंबर का, आर्थिक नियोजन हिस्सा है। आर्थिक नियोजन किसका हिस्सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी लागत सीमांत लागत से संबंधित है? जी हाँ, कौन सी लागत है जो सीमांत लागत से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवर्ती लागत। जी हाँ, परिवर्ती लागत। नेक्स्ट है 41 नंबर का,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। तो किससे संदर्भित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से। जी हाँ, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से। नेक्स्ट है 42 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या उपलब्ध कराता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 स्वतंत्रता। जी हाँ, 6 स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है, जिसमें से पहला है बोलने की स्वतंत्रता, और दूसरा है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है भारतीय राज्य क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, और पांचवा है भारत के किसी भी भाग में भारतीय क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, और छठा है कोई वृत्ति या आजीविका या व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 43 नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान है का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या वह मुद्दा जिससे संविधान की व्याख्या निहित हो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, देखिए सही आंसर है ऑप्शन डी, सलाहकारी न्याय क्षेत्र। जी हाँ, सलाह लेना, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना है, इसलिए इसे कह सकते हैं सलाहकारी न्याय क्षेत्र। नेक्स्ट है 44 नंबर का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत है? जी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। नेक्स्ट है 45 नंबर का, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती मामला। नेक्स्ट है 46 नंबर का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। जी हाँ, 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम लागू किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को। नेक्स्ट है 47 नंबर का, अधिकार कर्तव्यों को करते हैं। अधिकार कर्तव्यों को क्या करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्देशित करते हैं। जी हाँ, अधिकार जो होता है कर्तव्यों को निर्देशित करते हैं, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 48 नंबर का, मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ के संविधान से। जी हाँ, सोवियत संघ के संविधान से ही मूल कर्तव्य को लिया गया। नेक्स्ट है 49 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम, यानी कि जिसे पोटा कहा जाता है, वह अधिनियमित हुआ? यानी किस वर्ष पोटा अधिनियम अधिनियमित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जी हाँ 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट है 50 नंबर का, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जी हाँ, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किस अधिकार से या किस वारंट से, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 51 नंबर का, चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। तो वे उत्पन्न करते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। जी हाँ, प्राश्रव्य ध्वनि को चमगादड़ उत्पन्न करता है, इसी से वह बाधाओं को महसूस कर लेता है। नेक्स्ट है 52 नंबर का, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? जी हाँ, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है 53 नंबर का,
निम्नांकित में कौन ओमिक चालक है? जी हाँ, कौन सा है जो ओमिक चालक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदी। जी हाँ, चांदी जो है उसे ओमिक चालक कहा जाता है। चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होता है, सबसे अधिक। नेक्स्ट है 54 नंबर का, निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, सौम्य अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोरिक अम्ल। जी हाँ, बोरिक अम्ल को सौम्य अम्ल कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है H3BO3। जी हाँ, H3BO3, या इसे कहा जाता है BOH का होल 3। जी हाँ, OH का होल 3। नेक्स्ट है 55 नंबर का, जल का अधिकतम घनत्व कितना पर होता है, कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, खाली स्थान के बहुलीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनाइल क्लोराइड। जी हाँ, विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण पीवीसी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? जी हाँ, मनुष्य का जो कंकाल तंत्र है वो कितने अस्थियों से मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 206 अस्थियों से, यानी 206 हड्डियों से। नेक्स्ट है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी कौन सा है? जी हाँ, मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिक। जी हाँ, जिसे किडनी कहा जाता है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? यह किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी का। जी हाँ, पक्षी का। नेक्स्ट है 60 नंबर का, दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? जी हाँ, टूथपेस्ट में क्या होता है जिसके कारण दांतों का क्षरण कम होता है? तो इसका सही आंसर होगा, जी हाँ, ऑप्शन बी, फ्लोराइड होता है। जी हाँ, उसमें फ्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? जी हाँ, कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई स्थान पर 2 है। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो उसका 4 होगा, और तो देखिए यहाँ 9 जो है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। वैसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर उसका इकाई स्थान पर 2 आएगा, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 62 नंबर का, कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, तो वह जो है किस आंदोलन से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है 63 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना गया था? जी हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति। तो दोस्तों, हड़प की नीति के लिए जाना जाता है वह है डलहौजी। जी हाँ, ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ही हड़प नीति को लागू किया था। नेक्स्ट है 64 नंबर का, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने खाली स्थान में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1906 कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है
65 नंबर का। और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक खाली स्थान सत्र में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉम्बे सत्र में। जी हाँ, बॉम्बे सत्र में यह आयोजित की गई थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की जो बैठक हुई थी वो बॉम्बे सत्र में आयोजित की गई थी। इसके लिए सही आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये सेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।